नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सी आयोग ने लेखपाल का पेपर 21 मई को डिसाइड किया है। ठीक है, तो अब हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल सी आयोग द्वारा जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं उनका सल्यूशन देख रहे हैं और उनके ट्रेंडिंग क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जब हम ट्रेंड समझेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। एक प्रिंसिपल है 80-20 का, 80-20 का प्रिंसिपल है, जो कि कहता है कि 20% चीज़ें होती हैं जो 80% रिजल्ट देती हैं और 80% चीज़ें सिर्फ 20% रिजल्ट देती हैं। तो बस यही टॉपर्स थ्योरी है कि जो चीज़ें पकड़ लेते हैं कि कौन सी 20% चीज़ें 80% रिजल्ट देती हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं प्राचीन इतिहास, हम लोग पढ़ चुके हैं और प्राचीन इतिहास के बाद पढ़े हैं मध्यकालीन इतिहास, ये भी समाप्त हो चुका। अब इसके बाद नंबर है आधुनिक इतिहास, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो साथ में बने रहिए। हम आशा करेंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए ताकि बेहतर रिजल्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है शुरू करने से पहले कि आप लोग वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, ताकि उससे क्या होता है कि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर पाते हैं और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। जैसे कि पहले हम इसका बैकग्राउंड ब्लैक रखते थे, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ इसका बैकग्राउंड वाइट रखिए, तो फिर हमने इसका बैकग्राउंड वाइट किया है। तो आप लोग और भी जो भी आपके दिक्कत लगे कि वीडियो में क्या चीज़ें कंटेंट क्वालिटी में और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए, आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते थे, PDEF और यहाँ PDEDF होता था। देखो, ये हो गया पुर्तगाली, ये हो गया डच, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया डेंस और ये हो गया फ्रांसीसी, PDEDF। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, बी है केरला, सी है गोवा और डी है तमिलनाडु और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। अगवाड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा मांडवी नदी के किनारे किया गया था। इसे मराठा और डच आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में VOC वेरेनेज आउट ओस्टिनिडिसे कैंपेन का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच और डी है ब्रिटिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डच। भारत में VOC का गठन 1602 ईस्वी में डचों द्वारा किया गया था। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थीं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 256। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी पुदुचेरी, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के
हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसे द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा अर्थात दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए दुर्गापुर, बी पश्चिम बंगाल और ए दुर्गापुर जो कि है पश्चिम बंगाल में, बी है चित्तौड़गढ़ और सी है कोच्चि केरल में और डी है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोच्चि केरल। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाली नाविक था जिसने 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये जो समुद्री मार्ग की बात हो रही है ये कौन सा था? आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए हम ये बता देते हैं। ये आपका अफ्रीका था। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है और जो ये पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा, ऐसा नहीं कि इससे पहले भारत और यूरोप का व्यापार नहीं हो रहा था, बट वो कहाँ से रहा था? मध्य एशिया से होके। ठीक है, बट अभी यहाँ पे इंडिया है, ये इधर इंडिया है। तो जब ये यूरोपीय आया था, पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डिगामा, ये इधर से आया था, ये रास्ता, तो इसका नाम पड़ा था केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ये इस रास्ते से आया था, इसी रास्ते की इसने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए 1609, बी 1610, सी 1612 और डी 1618। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1612। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पुर्तगाली सेना की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? देखिए पीवाईक्यू सीरीज क्यों चलती है? क्योंकि हमको पीवाईक्यू से पता चलता है कि कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अभी देखो हम लोगों ने सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, बट सेम टॉपिक अभी पढ़ा। आप लोगों को पीछे दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो वास्को डिगामा था यह भारत कब आया? 20 मई 1498। और इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या मिलता है कि वास्को डिगामा जो आया था इसने भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो कब की थी? ये देखिए ऑप्शन में 1498, यही इसका आंसर सही है। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी और यह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? इसके ऑप्शंस हैं वीर पांडे कट्टबोम्मन, अगला ऑप्शन है राजा राज चोल, ऑप्शन सी है मार्तंड वर्मा और ऑप्शन डी है हैदर अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा। अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। इन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों के तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया। देखिए भारतीयों का यूरोपियों के द्वारा हार का मुख्य कारण यह था कि पहली बात तो यूरोपीय में जितने भी लोग जितने भी यूरोपीय देशों से आए थे भारत में, लगभग भारतीय उनसे पराजित हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सेना होती थी, सेना
वह सशक्त संगठित होती थी, मतलब उनका एक लीडर होता था। और दूसरी बात वो क्या होती थी, वो प्रशिक्षित होती थी। और तीसरा बिंदु था, उनके पास आधुनिक हथियार होते थे, आधुनिक हथियार। और इन्हीं सब की कमी के कारण भारतीयों को हार का सामना करना पड़ता था। ये 3 मुख्य बिंदु थे भारतीयों के हार के कारण। और चौथा तो फिर एक दूसरे को गिराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जिसके ऑप्शंस हैं ए 1812, बी 1800, सी 1806 और डी है 1813। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1806। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में हुआ था। ईस्ट इंडिया के खिलाफ हुआ था। किसने किया था? भारतीय सिपाहियों ने किया था। और यह एक हिंसक विद्रोह था। और उन्होंने, भारतीय सैनिकों ने क्या किया कि वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। अच्छा, जब हम देखे हैं इतिहास में कि कहीं भी विद्रोह होता था या फिर कहीं भी युद्ध होता था तो वो बहुत अधिक देर तक नहीं चल पाता था। क्यों? जैसे कि अभी हमने बात की, पहली बात तो संगठन का अभाव, और दूसरी बात भारतीयों में ही एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे और अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। उनको ये नहीं पता है कि आज उसका गला कटा है, कल मेरा नंबर है। नहीं, मलाई के चक्कर में सलाई ले लिए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? जिसके ऑप्शंस हैं ए 1800, बी 1805, सी 1806 और डी है 1809। 25 अप्रैल, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1809। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, अंग्रेज उस समय कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हुई थी इन दोनों के बीच संधि। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? मेटकॉफ था। और भारतीयों में, मतलब अमृतसर की जो संधि हुई, अमृतसर से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? राजा रणजीत सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब संधि की शर्त के अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमाएं मान ली गई थी। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमाएं मान ली गई थी। सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए और इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अंग्रेजों ने यही तो किया, संधि करते थे फिर राज्य हड़पते थे, संधि करते थे फिर राज्य हड़पते थे, यही। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 82 लाख, बी 26 लाख, सी 44 लाख, डी 68 लाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 लाख। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ। अब बक्सर का युद्ध में देखिए, अंग्रेज अकेले ये देखो, बेचारे अकेले अंग्रेज। और भारत की तरफ से देखो कौन कौन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम भाई साहब हैं ये एक, और दूसरे हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक, और तीसरे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। सोचो, जिनका सिक्का चलता था मुगलों का। अब ये 3 लोग और अंग्रेज अकेले, फिर भी ये हार गए और अंग्रेजों ने गर्दा मचा दिया। इस सेनापति में हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेज विजयी हुए। और इसी के बाद होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है। और फिर क्या होता है कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का करार होता है संधि में। अब ऐसा क्यों होता है कि ये अंग्रेज अकेले हैं और भारत की तरफ से देखो कितने लोग, 3 लोग हैं, 1, 2 और 3, फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि पहली बात,
अभी हम लोगों ने इससे पहले बात किया कि संगठन का अभाव। दूसरी बात, अगर ये तीनों लोग लड़ रहे हैं तो तीनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। ये पूरे भारत के मतलब राजा हैं, सम्राट हैं, ये अपना अवध बचाना चाह रहे हैं, ये अपना बंगाल बचाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह सबके अपने अपने स्वार्थ थे। तो इन्हीं के कारण अंग्रेज सबको फूट डालो राज करो की नीति पर सबको लगा देते थे। अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया और यहाँ पे चेक मार्क लगाया। होता क्या है कि जब हम लोग किसी मतलब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करते हैं, जैसे क्रॉस बना दिया तो इसका मतलब ये लोग हार गए, और इधर चेक मार्क बना तो इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। तो ये ट्रिक्स होती हैं कि नोट्स को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, जैसे रिवीजन में इजी रहे और वन पेजर नोट्स भी बन सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं ए बम्बई, बी हुगली, सी मछलीपट्टनम और डी चौल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। जबकि अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश कौन कौन से थे, दीव था, दमन था, बेसिन था, बॉम्बे था, गोवा था, कन्नौर था, कालीकट था, कोचीन, कोलंबो, गैले, सतारा, नागपट्टनम आदि ये सब क्या थे, ये पुर्तगाली उपनिवेश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। जिसके ऑप्शंस हैं ए डच, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाली। भारत में कृषि पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर और शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में लाया गया। सोचो कितनी चीज़ें पुर्तगाली लेके आए। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था। वो अलग की बात है कि वो सक्सेस नहीं हो पाया। और जहाज निर्माण उद्योग भी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए गए। मतलब ये प्रयास किए गए, बट होगा क्या कि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी उस टाइम पे थी नहीं, तो सक्सेस नहीं हो पाया। जो फिर अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। अगला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। इसके ऑप्शंस हैं ए 1616, बी 1650, सी 1630 और डी है 1670। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1616। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन IV ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन 1616 वर्ष में ही प्रारंभ किया। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रांकेबार में 1620 में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। और फिर क्या होता है, 1845 में ये थक हार कर अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को समर्पित कर देते हैं, बेच देते हैं और ये निकल लेते हैं। कहते हैं भाई कौन करे, खटखट छोड़ो। अब अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद कि कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। जिसके ऑप्शंस हैं ए बनारस, बी भोपाल, सी बहावलपुर और डी अवध। अब आप लोग थोड़ा अगर ध्यान दें तो देखो इसमें एग्जामिनर कैसे खेला। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बक्सर के युद्ध पढ़ा एक क्वेश्चन में, अब इस बार फिर वो आया, लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी। अभी देखो जब बक्सर के युद्ध की बात हो रही है तो इसमें बनारस कहाँ है, बनारस तो है ही नहीं, भोपाल भी नहीं और बहावलपुर भी नहीं, बचा कौन, अवध। अभी आपको दिखाते हैं पिछला क्वेश्चन जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया भाई, ये रहा बक्सर का युद्ध। इसमें कौन कौन थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, ये देखो अवध के नवाब शुजाउद्दौला है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और वर्सेस कौन है, अंग्रेज तो हैं ही। तो भाई उसमें अब कौन सा ऑप्शन है, अवध था, तो यही सही आंसर है। तो आपको डिस्क्रिप्शन जो ये डिटेल एनालिसिस हो रहा है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा
और चाहिए तो आप लोगों को एक नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आपको नोट करनी चाहिए। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं कि अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के ज़िले लेकर मुगल सम्राट को दिए जाएंगे और कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। देखो पहले क्या हो रहा है, अब अवध से लेके किसको दे रहे हैं, अवध के नवाब से लेके इलाहाबाद को दे रहे हैं, और अब मतलब इलाहाबाद एवं कड़ा को जिले क्या है, मुगल को दे रहे हैं। अवध से लेके मुगल को दे रहे हैं और मुगल से फिर क्या कर रहे हैं, फिर अंग्रेज स्वयं ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ घुमा के कुछ कह नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? इसके ऑप्शंस हैं ए 1234, बी 1681, सी 1394 और डी 1498। और अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा, फिर से आपको दिखाते हैं। इसमें नहीं, यहाँ नहीं है, ये देखिए वास्को डिगामा कब पहुंचा, 1498 में। ये देखो यहाँ कहाँ पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और यही क्वेश्चन सेम अब फिर यहाँ पे पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 17 मई। अब यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 14 मई होगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाले में क्या है, ओ सॉरी 20 मई, चलो मई में कन्फ्यूज़न है, बट 1498 कन्फर्म है। स्पेक्ट्रम में भी मुझे लगता है 14 मई है कि 24 मई, कुछ ऐसा ही है। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमासा अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। अब हमारे लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों का आगमन या फिर पुर्तगाली। अब अगला चैप्टर है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य भी इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो हाल ही में वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, मतलब 2023 की वैकेंसी, तो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया, तो ध्यान देना। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? इसके ऑप्शंस हैं ए अफगान, बी मराठा, सी सिख, डी राजपूत और ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो पहले क्या होता था कि पहले 4 ऑप्शंस आते थे ए बी सी डी, तो थोड़ा टिक लगाना, मतलब तुक्का लगाना इजी होता था। बट अभी क्या है कि हो सकता है इन चारों में से ऑप्शन सही ना हो, ये भी हो सकता है ना, तो अभी थोड़ा सा तुक्का लगाना कठिन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तुक्कों से बचें। अगर आप श्योर हैं तो आप चूज़ कीजिए, नहीं तो आपकी खतरे की घंटी बज सकती है। इसका सही आंसर क्या है, मराठा, ऑप्शन बी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों की सत्ता थी वहाँ पर, और अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किसके एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए चित्पावन ब्राह्मण, बी पाटिल, सी देशमुख
और डी है कुणबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्पावन ब्राह्मण। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किसकी थी? पेशवाओं के हाथ में चली गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। और मराठा साम्राज्य में पेशवा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ हैं। और उन्हीं के काल से यह पद क्या हुआ? वंशानुगत हो गया और सत्ता फिर एक ही हाथों के, मतलब एक ही परिवार के हाथों में रह गई। अब इस पे भी कुछ कह नहीं सकते अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें, जिसके ऑप्शंस हैं ए सिंधिया, पहला है सिंधिया, ए इंदौर, होलकर, गायकवाड़, भोसले। और इसको मिलाना कैसे है? इंदौर, नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा। अब इनको मिलाने के देखो सबसे इजी होता है कि पहले आप जो भी ये पैटर्न है ये पहले देखिए, इसमें आपको देखना होता है कि कॉमन कौन कौन से। जैसे आपको एक पता है, मान लो आपको एक पता है कि सिंधिया जो थे ये उज्जैन में थे, मान लो आपको पता है, तो आपने पहले को सी से मिला दिया। अब इसमें देखिए कि पहला सी कौन कौन सा है, सी के साथ कौन जा रहा है पहले में। देखिए ये पहला सी है और ये है, तो बाकी ए कट गया और बी कट गया। इससे क्या होता है, सिर्फ आपको अब दो ऑप्शंस में ही देखना है। अब दूसरे के साथ इसमें डी दिया है और दूसरे के साथ ए दिया है। अब आपको देखना है कि दूसरा किसके साथ है। अब जैसे दूसरा आपको पता है कि ये होलकर जो थे ये इंदौर में थे, तो अब 2 ए हो गया। तो अब बाकी आपको नहीं मिलाने, क्योंकि इसी से क्या हुआ, बाकी क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखते हैं। तो वो सिंधिया जो थे ये उज्जैन में थे, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए सतारा, बी नागपुर, सी नासिक, डी पूना या अर्थात पुणे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूना पुणे। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया और इससे क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ होता है। और इसी काल के दौरान पुणे अर्थात पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति के लिए थी? अर्थात छापामार गोरिल्ला युद्ध के लिए कौन फेमस थे? ये तो बच्चे को पता है कि मराठा, ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं। छापामार गोरिल्ला रणनीति का मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था और शिवाजी ने इसका उपयोग किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध इसका काफ़ी प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनाई गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णदेव राय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शिवाजी, डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी। मराठा शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का एक समूह था, जिसे क्या कहते थे? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये अष्टप्रधान कौन कौन से थे? पहला था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे। दूसरे अमात्य, जो कि क्या थे? मजुमादार थे। मंत्री तीसरे अथवा वाक्यानवीस थे। चौथे थे सचिव अथवा सुरनवीस चिटनीस। और पांचवें थे सुमंत व दबीर। छठे थे सेनापति अथवा सर नौबत। सातवें थे पंडित राव और आठवें थे न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्रिपरिषद अपने अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लेनी है, और सलाह लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। अगला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन से संत
शिवाजी के समकालीन थे, जिसके ऑप्शंस हैं ए तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव और डी है शंकराचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संत तुकाराम। संत तुकाराम, ये देखो यहाँ पे भी दिया। अब हम लोग देखते हैं शंकराचार्य। इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? संपूर्ण भारत में। और इनका मत क्या था? अद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल था और इनका मत वैष्णव मत था। तुकाराम, इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था, जो कि वारकरी मत से संबंधित थे। और अगले हैं नामदेव, जो कि महाराष्ट्र इनका कार्यक्षेत्र था और ये निर्गुण मत के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व पर प्रारंभ हुआ? जिसके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। 1657 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल शासक बादशाह औरंगजेब की इन दोनों का पहली बार मुकाबला हुआ, और जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया था। और इस संघर्ष में क्या हुआ? फिर शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, शिवाजी को पीछे हटना पड़ा।